मराठाओं के अधीन छत्तीसगढ़, इसे आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। 1741 ईस्वी में करचूरी शासक रघुनाथ सिंह के द्वारा आत्मसमर्पण के पश्चात इस क्षेत्र का प्रभुत्व मराठों के अधीन आ गया। 1741 में रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद मराठाओं का आधिपत्य छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ, जिसमें मुख्यतः 5 भागों में विभाजित कर हम लोग इसे पढ़ते हैं। जिसमें पहला अप्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन, सूबा शासन, ब्रिटिश शासन के अधीन भोसला शासन, फिर उसके बाद पुनः भोसला शासन। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मराठा शासन यह 1741 से लेकर 1758 तक चला था, जिसमें प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से 1787 तक चला था। उसके बाद सूबा शासन आया था, जिसमें सूबेदार लोग शासन करते थे। फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन भोसला शासन 1818 से 1830, पुनः भोसला शासन 1830 से 1854। 1741 में रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण किया था। अप्रत्यक्ष मराठा शासन यह 1741 से 1758 तक चला था, जिसमें 1741 में भोसला सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर के कलकुरी शासक रघुनाथ सिंह को परास्त कर रतनपुर पर अधिकार कर लिया था तथा रतनपुर के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को सामंती नरेश के बनने पर विवश किया था। भास्कर पंत की कृपा से रघुनाथ सिंह नाम मात्र का शासक बन गया। अब कल्याण गिरी गोसाई को भास्कर पंत ने भोसला प्रतिनिधि नियुक्त कर वहां से चले गए थे। रघुनाथ सिंह तथा कल्याण गिरी गोसाई के साथ मिलकर कार्य करना था, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। कल्याण गिरी गोसाई को गिरफ्तार कर लिया रघुनाथ सिंह ने। भोसला की यह चुनौती समझी गई भोसलों को। फिर उसके बाद 1745 में रघुनाथ सिंह को हटाकर मराठों ने मोहन सिंह को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसके बाद रघुनाथ सिंह को जीवन निर्वाह के लिए 5 गांव दिए गए। 1745 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। रतनपुर राज्य में मोहन सिंह का शासन उनकी मृत्यु तक 1758 तक चलता रहा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत केवल 2 शासक आए, जिसमें रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह थे। मोहन सिंह मृत्यु तक शासन किए, उसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित हुआ। प्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत 1750 में रायपुर शाखा के कलचुरी शासक अमर सिंह ने भी मराठों के आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास नहीं किया तथा उन्हें भी बिना संघर्ष के रक्तपात के बिना मराठों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। मराठे अमर सिंह को जीविका के लिए रायपुर, राजिम, पाटन को सौंप दिए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस एरिया को रायपुर, राजिम और पाटन दुर्ग का एरिया ऐसे करके सौंपे थे। 1753 में अमर सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र शिवराज सिंह उत्तराधिकारी बना, किंतु भोसला प्रशासन ने पूर्व प्रदत्त जागीरें उनसे छीन ली। केवल महासमुंद का बड़गांव तथा कुछ और गांव उनको मिले थे। 1741 रतनपुर अधीन हुआ, रघुनाथ सिंह थे तब। 1750 में रायपुर अधीन हुआ, जहाँ पर अमर सिंह थे। 1741 1750 उसके बाद 1756 में रायपुर शाखा में मराठों ने अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। 1755 में रघुजी प्रथम की मृत्यु हो गई। 1755 के बाद रघुजी भोसले प्रथम की मृत्यु के बाद इनके पुत्रों के बीच इनके सामंत एरियाज को बांट दिया गया, जिसमें नागपुर, चांदा, बरार और छत्तीसगढ़ के भाग थे। नागपुर जनको जी को मिला, चांदा मुधो जी को, बरार शाबा जी को और छत्तीसगढ़ बिम्बाजी भोसले को। बिम्बाजी भोसले के बारे में फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। 4 विभाजन नाग, जान, चंदा, मुझे, बिम्बाजी भोसले 1758 टू 1787। नागपुर राजा के सहायक के रूप में इस क्षेत्र में नियुक्त किए थे, परंतु लाभ उठाते हुए स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना प्रारंभ कर दिया। क्या क्या कार्य किए थे? तो रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाए थे, जिसमें इसी राम टेकरी के सामने उनकी मृत्यु के पश्चात आनंदीबेन ने बिम्बा जी की मृत्यु बनवाई थी। प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक एकीकरण किया, रायपुर और रतनपुर को एक कर दिया, रतनपुर को राजधानी बनाया था। मोहम्मद खान तरान को सैन्य सेवा के बदले ये एरियाज पुरस्कार किए थे 5 स्थान: मदनपुर, अकलतरा, खरौद, लवनपुर, कीकरदा। न्यायिक कार्य, नियमित न्यायालय व्यवस्था की स्थापना की थी। धार्मिक कार्य, धर्मपरायणता का परिचय देते हुए बिम्बाजी भोसले ने रतनपुर की पहाड़ी पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि राम टेकरी के नाम से फेमस हुआ। आनंदीबाई ने बिम्बाजी की मूर्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उसके सामने बनवाई थी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्य में बिम्बाजी ने विजयदशमी के पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की प्रथा शुरू की थी। मराठी तथा उर्दू भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। आर्थिक कर व्यवस्था क्या क्या थी? तो कर व्यवस्था ने बिम्बाजी भोसले ने न कोई नया कर लगाया, न कोई ढांचे में विशेष परिवर्तन किया। वे राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर को नहीं भेजते थे, क्योंकि स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। विभिन्न जमींदारों तथा रियासतों के साथ संबंध कैसे थे बिम्बाजी के, इसको देखते हैं। खैरागढ़, कोरबा, चांपा, पंडरिया, धमधा, कांकेर, जांग बखार, सरगुजा, बस्तर, इन सब के साथ कैसे कैसे संबंध थे? इनमें से फेमस है खैरागढ़, कोरबा और धमधा। खैरागढ़ के जमींदार ने जब विद्रोह किया था, तो उन्हें दंडित किया था बिम्बाजी ने, और टकोली की राशि भी बढ़ा दी थी। खैरागढ़ से टकोली की राशि बढ़ा दी गई थी बस। फिर उसके बाद कोरबा के जमींदार के साथ भी संबंध खराब हुए थे, जिसमें जमींदारी ही जब्त कर ली गई थी। कोरबा से जमींदारी जब्त कर ली गई, खैरागढ़ में टकोली बढ़ा दी गई। उसके बाद चांपा के
जमींदार ने विद्रोह किया था, पंडरिया के जमींदार धमधा के जमींदार ने भी विद्रोह किया था, जिसमें बिंबाजी आक्रमण किए थे, लेकिन वो डर के मारे जमींदार अपनी पत्नी के साथ जल समाधि ली थी। धमधा जल समाधि, कोरबा जमींदारी जब, खैरागढ़ टकोली बढ़ा दिए थे। कांतेर के साथ भी संबंध खराब थे, जो कि धीरे से ठीक हो गए थे। बिंबाजी राजनांदगांव और खुज्जी, बिंबाजी राजनांदगांव और खुज्जी, चांग बखार के संबंध के साथ कैसे रियासत में वार्षिक टकोली देने के लिए बाध्य किया गया था। सरगुजा रियासत महिपात राव काशी के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। बस्तर के संबंध में भी वहां भी संबंध ठीक हो गया था धीरे से। दो नवीन जमींदारी क्षेत्र का निर्माण किया था, जो कि राजनांदगांव और खुज्जी थे। बिंबाजी के शासनकाल में राजनांदगांव तथा खुज्जी दो जमींदारियों प्रारंभ की गई थी। दो जमींदारियां कौन कौन सी? राजनांदगांव और खुज्जी, राजनांदगांव और खुज्जी। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में घोड़ो महादेव राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक था। कृष्ण भट्ट उपाध्याय, उपाध्याय से याद रखेंगे कि राज पंडित थे। मशारिल मशारिले सलाहकार थे, घोड़ो महादेव के सलाहकार थे मेनली। फिर उसके बाद कृष्णा जी मोहिते राजस्व विभाग से थे। माधो रामचंद्र मजूमदार, मजूमदार लेखा कार्य। फिर उसके बाद रामचंद्र बख्शी की प्रमुख थे, की सेना से संबंधित रहता है। महमूद खां शासन से संबंधित थे। कादर खां सेना विभाग से। महाडिक सर सेनापति सैन्य विभाग से संबंधित। नीलू पंडित भी सेना से संबंधित थे। इसमें मोहित जो थे वो रेवेन्यू राजस्व विभाग से रिलेटेड थे, पैसा के बारे में हिसाब करते थे। कौन? मोहित। कृष्णा जी मोहिते राजस्व विभाग, मोहित रेवेन्यू राजस्व पैसा। मजनू लेखा का कार्य करता था। मजनू मजूमदार जो थे उनके लिए ट्रिक है, मजनू लेखाकार। फिर उसके बाद वक्शी ईब, वक्शी ईब, मोहित रेवेन्यू। घोड़ो महादेव के सलाहकार थे मशा रिल्हे, घोड़ो महादेव सलाहकार मशा रिल्हे। इसके बाद बिंबा जी की मृत्यु 1787 में हो गई थी। निसंतान मृत्यु हुई थी। बिंबा जी की पत्नियां उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई। उमाबाई रतनपुर के सती चौरा के रूप में फेमस है, क्योंकि ये सती हो गई थी। उमाबाई सती हो गई, रतनपुर के सती चौरा बनाया गया है। रमाबाई वन चली गई, रमाबाई वन चली गई। आनंदीबाई ने सत्ता की बागडोर संभाली, जिसके बाद उनके बीच में झड़प भी होती थी। इसका सीरीज फिर इनके आगे जो शासक बने थे, बिंबा जी, चिवड़ा जी, व्यंको जी, परसों जी, अप्पा जी, ये सीरीज है। बीची वीपी अप्पा, बीची वीपी अप्पा, बीची वीपी अप्पा, बीची वीपी अप्पा। बिंबा जी, चिवड़ा जी, व्यंको जी, परसों जी, अप्पा जी, 5 जन थे। बिंबा जी, चिवड़ा जी, व्यंको जी, परसों जी, अप्पा जी। बिंबा जी, चिवड़ा जी, व्यंको जी, परसों जी, अप्पा जी। ठीक है। इनके बाद आनंदीबाई के समय में छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार महिपात राव दिनकर का आनंदीबाई से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। फिर चिवड़ा जी थे, तो चिवड़ा जी अपने भाई मुधोजी द्वितीय, जो कि बिंबा जी निसंतान थे, अतः उन्होंने अपने बड़े भाई मुधोजी के द्वितीय पुत्र चिमराजी भोसले को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। व्यंकोजी भोसले व्यंग करने को धर सूबेदार, ये सूबेदार प्रशासन की आरंभ यही किए थे। तो यहाँ पर प्रथम सूबेदार जिनसे इनका ये हुआ था, इसको स्टार्ट किसने किया था? व्यंकोजी भोसले ने। 1788 टू 1811 तक थे। सूबेदारी प्रशासन का आरंभ करने वाले कौन थे? व्यंकोजी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में रह के शासन करना नहीं चाहते थे, ये वहीं से शासन चलाना चाहते थे नागपुर में रह के, जिसके लिए सूबेदार प्रथा स्टार्ट की। प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर था, जिनका विवाद आनंदीबाई के साथ हुआ था। फिर कोशाजी परसों जी, रघुजी द्वितीय ने छत्तीसगढ़ के प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। सन 1816 में रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई। 1816 में किसकी मृत्यु हो गई? रघुजी द्वितीय, 181816, रघुजी द्वितीय, रघुजी द्वितीय 1816 में मृत्यु हो गई। वेंको जी के पुत्र अप्पा साहब को परसों जी की देखभाल की ये सौंप दी गई, परसों जी को अप्पा जी की देखभाल की। बाकी उसके बाद अप्पा जी आते हैं। फिर 1860 में सहायक संधि कर लिए थे किसने? अप्पा जी ने, जेनकिंस के साथ। इसके साथ ये थे सहायक संधि 1860 में, सहायक संधि जेनकिंस के साथ। यही 1816 में इनकी मृत्यु भी हुई थी। 1860 में रघु जी द्वितीय की मृत्यु हुई और इसी टाइम अप्पा साहब ने सहायक संधि कर ली जेनकिंस के साथ। अप्पा साहब लोभी किस्म का आदमी था। अप्पा साहब अंग्रेजों के साथ की गई सहायक संधि से संतुष्ट नहीं था, खुद ही संधि किया था और खुद ही संतुष्ट नहीं था। अप्पा साहब के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के सूबेदार शखाराम हरि, सीताराम टाटिया, यादवराव दिवाकर तीन थे। तीन सूबेदार कौन कौन थे? शखाराम हरि, सीताराम टाटिया, यादवराव दिवाकर। तीन सूबेदार इसके समय नियुक्त हुए थे, किसके साथ? अप्पा के समय में। अप्पा तीन, अप्पा तीन, शखाराम हरि, सीताराम टाटिया, यादवराव दिवाकर। अप्पा साहब ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से संधि कर ली, जो अंग्रेजों का घोर विरोधी था। अब वापस से देखो, दल बदलू बना और पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ संधि कर ली, जो अंग्रेजों का विरोधी था, जबकि सहायक संधि किया था जेनकिंस के साथ। 1817 को अंग्रेजी सेना और अप्पा साहब की सेना के मध्य सीताबर्डी का युद्ध हुआ, जिसमें अप्पा साहब बुरी तरह परास्त हुए और आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1817 में सीताबर्डी का युद्ध हुआ था, जिसमें सीताबर्डी के युद्ध में अप्पा साहब पराजित हुए। 1818 में अप्पा साहब को पदच्युत कर दिया गया। उसके बाद शुभा शासन,
सूबा शासन 1788 से लेकर 1818 तक चला था, लगभग 30 ईयर्स, 1788 टू 1818। इस व्यवस्था के जनक व्यंकोजी भोसले थे। व्यंकोजी धुरंधर सूबेदार, जैसे फिर उसके बाद व्यंकोजी थे तो व्यंकोजी ने धुरंधर की उपाधि ली थी और सूबेदार व्यवस्था चालू की थी। व्यंकोजी भोसले सूबा शासन प्रारंभ करने वाले थे। कुल 9 सूबेदार नियुक्त हुए थे, न तो स्थायी थे न ही वंशानुगत थे, ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत आते थे। कुल 9 सूबेदार थे, न ही स्थायी थे न वंशानुगत, ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत आते थे। छत्तीसगढ़ सूबे से अधिक राशि वसूल करने वाले को सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। अब ये 9 सीरीज क्या है? मैं विठ्ठल कालू केस पड़कुल्लू BSSY बस्सी, मैं विठ्ठल कालू केस पड़कुल्लू बस्सी, मैं विठ्ठल कालू केस पड़कुल्लू बस्सी। ठीक है। मह से महिपत राव दिनकर, विठ्ठल राव दिनकर, कालू से भवानी कालू, केस से केशव गोविंद, पड़ से केशव बिकोजी पिंडरी, फिर कुल्लू से दीरो कुल्लूकर, ये दोनों साथ में थे, पड़ कुल्लू। ठीक है। BSSY, फिर बीकाजी गोपाल या फिर बीका भाव बोलते थे इसी को। फिर एस से सखाराम हरी, एस से सीताराम टाटिया, वाई से यादवराव दिवाकर। BSSY का सीरीज अगर याद ना हो तो गोपाल शखा सीता को याद किए, गोपाल शखा सीता को याद किए, गोपाल बीकाजी गोपाल, शखा सखाराम हरी, सीता सीताराम टाटिया, याद किए मतलब यादवराव दिवाकर। यादवराव दिवाकर जो है अंतिम सूबेदार थे, जो 1818 से ये उल्टा थोड़ा महिपत राव दिनकर 1788 से 1790 तक ये छत्तीसगढ़ के प्रथम नियुक्त सूबेदार थे। इनके समय में शासन की समस्त शक्तियां बिंबाजी की विधवा आनंदीबाई के हाथों में केंद्रित। महिपत राव नाम मात्र के लिए सूबेदारी करता था। महिपत राव दिनकर का आनंदीबाई से सत्ता संघर्ष हुआ था, नाम मात्र का सूबेदारी करता था। यूरोपीय यात्री कौन आया था? फॉरेस्टर आया था। मैं दिन में फॉरेस्ट गया, तो मैं दिन में फॉरेस्ट गया, तो इनके समय में महिपत राव दिनकर फॉरेस्टर आया था। महिपत राव दिनकर के समय में फॉरेस्टर 1790 में आया था ये। फिर उसके बाद महिपत राव दिनकर के समय में फॉरेस्टर आया। फिर हाँ, महिपत राव दिनकर का सूबेदारी के रूप में लोकप्रियता, जन कल्याण, सहिष्णुता व राजस्व सभी दृष्टि से गिरावट का युग था। इसलिए रघुजी द्वितीय ने महिपत राव को बर्खास्त कर विठ्ठल राव दिनकर को नया सूबेदार नियुक्त किया। महिपत राव दिनकर को हटाकर विठ्ठल राव दिनकर को नया सूबेदार नियुक्त किया। किसने? रघुजी द्वितीय ने। विठ्ठल राव दिवाकर यानी दिनकर, विठ्ठल राव दिनकर, विठ्ठल राव दिनकर 1792 1796 शासन किया, जिसमें इन्होंने परिगणना पद्धति का प्रारंभ किया। इन्हीं के समय में 1795 में भोपाल-पट्टनम का संघर्ष हुआ था। ठीक है। विठ्ठल के समय में ब्लंट आए थे, जेटी ब्लंट, जिनका नाम हम लोग पढ़ते हैं। विठ्ठल के समय में ब्लंट आए थे, 1795 में आए थे। 1790 में फॉरेस्टर आए थे दिनकर के समय में, और विठ्ठल राव दिनकर के समय में ब्लंट आए थे 1795 में, 5 साल बाद। परगना पद्धति का प्रारंभ किया था विठ्ठल राव ने, 27 परगना में विभाजित किया था। 1790 टू 1818 तक इन्होंने ये चलता रहा परगना पद्धति। 27 परगनों में बांटा था, जिनमें दीवान दाऊ आदि स्थान के नियुक्त किए जाते थे, जिनमें कमा विस्तार, परगने में कमा विस्तार रहता था और सूबा में सूबेदार रहता था। फड़नवीस बढ़कर ये सभी अन्य पद स्थापित किए गए थे। इस व्यवस्था के अनुसार राजस्व को 2 भागों में विभाजित किया गया, भूमि कर, अतिरिक्त कर, भूमि कर, अतिरिक्त कर। ये परगना पद्धति 1790 से 1818 तक 1790 से 1818 तक चलती रही। यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंट 1795 में यात्रा किए थे। उसके बाद भवानी कालू सबसे छोटा कार्यकाल, केशव गोविंद होलब्रुक आए थे, सबसे बड़ा कार्यकाल इनका था। फिर उसके बाद सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। केशव गोविंद के समय में इनका कार्यकाल सबसे लंबा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। फिर उसके बाद यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आए थे। केशव गोविंद, केश काला रहता है तो इसीलिए केशव गोविंद के समय में कोलब्रुक आए थे, केशव गोविंद के समय में कोलब्रुक आए थे। फिर बीकोजी पिंडरी व दीरो कुल्लूकर, फिर उसके बाद बीकाजी गोपाल या बीका भाव। बीका भाव के समय में रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई। बीकाजी भाव के समय में रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई। अप्पा साहब ने छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया, अप्पा साहब को छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया। रघुजी द्वितीय के पुत्र परशव जी का आकस्मिक निधन हो गया इस समय, ये नागपुर में थे तब। फिर उसके बाद सखाराम हरी सूबेदार, सखाराम हरी की रतनपुर एक निवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीताराम टाटिया, फिर सीताराम टाटिया के बाद यादवराव दिवाकर अंतिम सूबेदार थे। फिर मराठों के काल में आए, ये वापस से देख लेते हैं। फॉरेस्टर 1790 में आए थे, कैप्टन ब्लंट 1795 में आए थे, होलब्रुक जो है वो केशव गोविंद के समय में आए थे। तो फॉरेस्टर दिन में दूर तक गया, दिनकर महिपत राव मैं दिन में दूर तक गया। कैप्टन ब्लंट 1795, विठ्ठल राव दिनकर, ब्लंट विठ्ठल, ब्लंट विठ्ठल, ब्लंट विठ्ठल, होलब्रुक केशव, होल केशव, होल केशव, बाल काला। ब्रिटिश शासन के अधीन भोसला शासन 1818 टू 1830,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी समय हुआ था 1817 टू 1818। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। ब्रिटिश शासन के अधीन भोसला शासन 1818 से 1830 के बीच में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात मराठों के नियंत्रण वाले छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी अंग्रेजों के अधीन आ गए, इसीलिए ये फिर ब्रिटिश अधीन हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक संपूर्ण क्षेत्र का प्रशासन अंग्रेजों द्वारा संभाला जाएगा बोला गया। उसके लिए अब छत्तीसगढ़ के शासन के लिए अधीक्षक व्यवस्था के माध्यम से शासन किया जाने लगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नागपुर में अंग्रेज रेजिडेंट जेनकिंस की महत्व भूमिका थी। जेनकिंस की महत्व भूमिका थी। फिर कौन कौन नियुक्त किए गए? नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? एदाऊ हंटर सैंडिस विल इस फोर्ट। तो फिर एडीएयू एडमंड एगेन्यू हंटर सैंडिस विल्किंसन क्राफर्ड। एडीएयू हंटर सैंडिस विल्किंसन क्राफर्ड। कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे एडी एडमंड। कैप्टन एडमंड की महत्वपूर्ण घटना 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार के द्वारा अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह करना था। इनके समय में एडमंड जो पहले ब्रिटिश अधीक्षक थे, उनके समय में 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह की प्रेरणा उन्हें अप्पा साहब भोसले से मिली थी। डोंगरगढ़ के जमींदार द्वारा किए गए इस विद्रोह को कैप्टन एडमंड ने कूटनीतिक तरीके से खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से समाप्त कर दिया था। मैक्सिमम टपोली जिससे लेते थे खैरागढ़ के जमींदार से ना, बिम्बाजी भोसले, वही खैरागढ़ जो है इनका सहयोग किया था और एडमंड ने डोंगरगढ़ के जमींदार के विद्रोह को समाप्त कर दिया था। खैरागढ़ के जमींदार संभवतः टिकैत शायद थे। फिर के सहयोग से डोंगरगढ़ की जिम्मेदारी प्रदान कर दी गई। डोंगरगढ़ की जिम्मेदारी खैरागढ़ के जमींदार को प्रदान कर दी गई। इस विद्रोह के कुछ समय पश्चात एडमंड की मृत्यु हो गई। यद्यपि कैप्टन एडमंड का कार्यकाल बहुत छोटा था, किंतु इस अवधि में उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित की थी। उसके बाद आते हैं कैप्टन एगेन्यू। कैप्टन एगेन्यू ने राजधानी परिवर्तन की थी, रतनपुर से रायपुर कर दिया था। एगेन्यू भी एक योग्य शासक था। योग्य अधीक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और क्या क्या कार्य किया था? प्रशासन में वो भ्रष्टाचार मुक्त करने का हर संभव प्रयास किया। ठीक है। और इन्होंने परगना पद्धति का पुनर्गठन किया। जो 27 परगने थे उनको 9 में वापिस से चेंज किया और पटेल के पद को समाप्त कर दिया था। जो गांव में पटेल का पद था उस समय, उसे किसने समाप्त किया था? एगेन्यू ने। ठीक है, एगेन्यू ने समाप्त कर दिया था। 1818 में राजधानी चेंज किया था, रतनपुर से रायपुर। परगनों का पुनर्गठन 27 से 9 कर दिया था। 9 परगने इस प्रकार थे: आंडी, ओद, खरोद, बालोद। एगेन्यू के समय में ये चेंजेस हुए थे। 27 परगना जो थे वो 9 परगने में स्विच हो गए थे, जिसमें आरएनडी ओद में आर से रतनपुर, रायपुर, राजरो, जिसमें रायपुर ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा परगना था और ये जो राजरो है वो सबसे छोटा परगना था। उसके बाद डी से जो है 3 वर्ड आते हैं: धमधा, धमतरी, दुर्ग। उसके बाद एन जो वर्ड यूज हुआ यहाँ पर, उसके लिए नवागढ़ यूज होता है। टोटल इसी से 7 हो गए और 2 ओद वर्ड से होते हैं, जो कि खरोद और बालोद। कुछ समय पश्चात 9वां परगना ये बनाया गया, बालोद। ठीक है, बालोद लेट में बना था। भू राजस्व व्यवस्था में सुधारात्मक कार्य क्या क्या किए गए, उनके बारे में फिर थोड़ा सा डिटेलिंग देखना है हमको। फिर राजस्व प्रशासन में अमीन और पंड्या नामक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की गई थी इसी समय में। और क्या क्या हुआ था? एगेन्यू के काल में प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हुए थे? तो महाशिया का विद्रोह, सावंत भारती का मामला और सोना खान का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह। महाशिया का विद्रोह, सावंत भारती का मामला, सोना खान का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह। महार सावंत सोना परल, महार सावंत सोना परल, महार सावंत सोना परल, महार सावंत सोना परल, महार सावंत सोना परल। महासिंह का विद्रोह क्यों हुआ था? नवागढ़ के जमींदार शासक परिवार में चेंजेस क्या हुए थे? मराठों ने उसे 300 रुपए मासिक भत्ता दिया था, किंतु मराठों का विद्रोह करने का कारण यह पेंशन तथा भत्ता बंद कर दिया गया था। मराठे जो थे उसे 300 रुपए मासिक भत्ता दिया करते थे। अब ब्रिटिश शासन आ गया था, उन्होंने 300 रुपए देना बंद कर दिया, तो विद्रोह हुआ था। कौन किया था? नवागढ़ का विद्रोह। 9 जो नए परगने बनाए गए थे अभी, उन्हीं में से एक परगना नवागढ़ था, वही विद्रोह किया था और 300 रुपए मासिक भत्ता को बंद किया गया था, उसको वापस चालू कराया। 300 की जगह 3000 रुपए प्रति वर्ष वसूला जाता था। नवागढ़ से 3000 रुपए वसूलते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन 300 रुपए भी उसको नहीं दे रहे थे। लेकिन बाद में उसे 500 रुपए कर दिया गया था। 300 रुपए देने का वादा हुआ था मराठों द्वारा, नहीं दिया गया। 3000 रुपए वसूल करते थे, लेकिन बाद में 500 रुपए देना चालू करेंगे। सावंत भारती का मामला। सावंत भारती क्या हुआ? विद्रोही प्रवृत्ति और अराजकता फैलाने के कारण सावंत भारती छत्तीसगढ़ में चर्चित था। उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया, वह मृत्यु दंड सुनाया गया। अनुनय विनय के पश्चात मृत्यु दंड को कारावास में चेंज किया गया था, यानी मरे नहीं थे सावंत भारती, बच गए थे। सोना खान का विद्रोह जो हुआ था, उसमें सोना खान के राम राय का विद्रोह था। ठीक है, जो बिसाई ठाकुर बिजवार, जिनको ये सैन्य सेवा के बदले मिल गया था ना, वही उन्हीं के वंशज थे। कौन? राम राय। ये राम राय ने विद्रोह किया था
एगेन्यू के टाइम में विद्रोह हुआ था और मैक्सन ने उसे दबा दिया था। मिस्टर एगेन्यू एवं जेनकिंस की सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने पर कंपनी के द्वारा कैप्टन मैक्सन को सैन्य टुकड़ी देकर विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था। विद्रोह का दमन भी हो गया था और संधि किया गया था कि वापस कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, तो मान लिए थे। परल कोट का विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग ऑब्वियस सी बात है दूसरी जगह मेंशन कर चुके हैं। एगेन्यू के द्वारा किए गए अन्य कार्य, और ये क्या क्या कार्य किए थे, तो धमधा के गोंड राजा के विद्रोह को शांत किया था। रायपुर को ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय बनाया गया था। रतनपुर की जगह रायपुर बना हुआ था। और 1825 में एगेन्यू ने त्याग पत्र दे दिया। कैप्टन हंटर शॉर्ट टाइम के लिए आए थे। कैप्टन सैंडिस ने लोरमी और तरिंगा को नया ताहुतदारी बनाया था। ठीक है, ताहुतदारी प्रथा का स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो सैंडिस ही थे। सैंडिस ने ताहुतदारी प्रथा स्टार्ट किया था और लोरमी और तरिंगा को ताहुतदारी क्षेत्र बनाया था। सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया था। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए करने लगे। डाक विकास का कार्य किया। तो ताहुतदारी क्षेत्र लोरमी और तरिंगा। रघुजी तृतीय के समय में सीरपुर और लवन बने थे। रघुजी तृतीय के समय में सीरपुर और लवन बने और इलियट के समय में बना था संजारी खल्लारी सिहावा किसके समय में, चार्ल्स सी इलियट के समय में संजारी खल्लारी सिहावा। रघुजी तृतीय के समय में सीरपुर और लवन। तो सबसे पहले लोरमी तरिंगा, शीरपुर लवन, फिर संजारी खल्लारी सिहावा। तो लात शील संक्षी ये क्या है, ताहुतदारी क्षेत्र है। टोटल 7। लात शील संक्षी। ला से लोरमी, त से तरिंगा, शी से शीरपुर, ल से लवन, श से संजारी, ख से खल्लारी, शी से सिहावा। सैंडिस के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना 13 दिसंबर 1826 की संधि थी, जो अंग्रेज तथा भोसला शासक रघुजी तृतीय के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 13 दिसंबर 1826 को, जहां पर इस संधि के अनुसार नागपुर क्षेत्र का प्रशासन प्रयोग के तौर पर रघुजी तृतीय के अधिकार क्षेत्र में दिया गया था। पहले बार एक छोटा सा एरिया नागपुर का प्रशासन किसको दे दिया गया था, रघुजी तृतीय को। कब, 13 दिसंबर 1826 को। फिर कैप्टन विल्किंसन आए। कैप्टन विल्किंसन के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलता है। फिर कैप्टन क्राफर्ड आते हैं। ये अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे। सत्ता का हस्तांतरण कर दिया 6 जून 1830 को। 6 जून 1830 को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। 6 जून 1830 को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया किसने, कैप्टन क्राफर्ड ने। और इस प्रकार 12 वर्षों के पश्चात ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त होकर छत्तीसगढ़ एक बार पुनः मराठा शासन की स्थापना हुई। नागपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट मिस्टर जेनकिंस 1827 ईस्वी तक पद तक रहे। उनके बाद 12 अप्रैल 1827 को मिस्टर विल्डर रेजिडेंट के पद पर नियुक्त हुए। कौन आए, जेनकिंस के बाद विल्डर आए। मिस्टर विल्डर के कार्यकाल में 1829 में अंग्रेज तथा भोसला शासक के बीच एक नवी संधि हुई थी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ का शासन पुनः सौंप दिया गया था। कैप्टन एडमंड प्रथम अधीक्षक थे। डोंगरगढ़ के जमींदार के विद्रोह का दमन में सहयोग किए थे। एडमंड डोंगर के विद्रोह हुआ था। एडमंड के समय डोंगर का विद्रोह हुआ था। कैप्टन एगेन्यू 1818 से 1825 तक रहे। ठीक है, 27 की जगह परगना व्यवस्था का पुनर्गठन कर 9 परगनों में गठन कर दिया गया। राजस्व प्रशासन में अमीन तथा पंड्या नामक 2 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। किसने किया था, एगेन्यू ने किया था। एगेन्यू के समय ज्यादा काम हुए थे, जबकि दोनों योग्य शासक थे। एगेन्यू के समय ज्यादा काम हुए थे, इसलिए इनको ज्यादा योग्य माना जाता है। इनके समय प्रमुख विद्रोह महासिया का विद्रोह, सावंत भारती का विद्रोह, फिर गोंड विद्रोह, सोना खान विद्रोह, परलकोट विद्रोह, ये सारे विद्रोह थे। महासिया का विद्रोह महासिया ने किया था, 300 की जगह 5 रुपए आखिरी में दे दिए थे। गोंड विद्रोह गोंड राजा धंधा किए थे। सोना खान के जमींदार रामराव वीरनारायण सिंह के पिता थे, इन्होंने विद्रोह किया था। परलकोट विद्रोह गेंद सिंह के द्वारा किया गया था। सावंत भारती का विद्रोह सावंत भारती द्वारा किया गया था। कैप्टन हंटर, तो इसके बाद कैप्टन सैंडिस सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी कैलेंडर तथा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया। बस्तर तथा कांकेर के मध्य समझौता कराए थे। फिर छत्तीसगढ़ में डाक तार सेवा स्टार्ट कौन किए थे, सैंडिस। इंग्लिश का यूज चालू किए थे। डाक तार व्यवस्था चालू किए थे। इन्होंने ताहुतदारी प्रथा की शुरुआत कर लोरमी और तरंगा 2 ताहुतदारी क्षेत्र का निर्माण किया था। फिर कैप्टन विल्किंसन आए थे। कैप्टन क्राफर्ड आए थे, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे। 6 जून 1830 को ब्रिटिश शासन द्वारा भोसलों को सत्ता हस्तांतरण किया गया था। फिर इसके बाद पुनः भोसला शासन आता है। पुनः भोसला शासन 1830 से 1854